हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम BA सेकंड सेम AEC हिंदी, जिसका नाम है कहानी कुंज, उसके अंतर्गत सुशीला टागभोरे द्वारा लिखित कहानी सिलिया के बारे में हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सुशीला टागभोरे कौन थी इनके बारे में देख लेते थे। तो ये सुशीला टागभोरे जी, इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1954 को बानापुरा, सिवनी, मालवा जिला, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। और ये एक दलित परिवार से सुशीला टागभोरे दलित स्त्री रचनाकारों में आज भी अग्रणी स्थान रखती है। और इन्होंने दलित लोगों के साथ किस प्रकार से भेदभाव होते हैं और स्त्रियों के साथ होने वाले बहुआयामी अन्याय को भी उजागर किया है। और वे हिंदी में लिखती रही हैं और इसके साथ ही इन्होंने कविता, कहानी, नाटक आदि अनेक विधाएं में लेखनी की है। तो हम अभी देखने वाले हैं सिलिया। तो हम शॉर्टकट में देख लेते हैं कि सिलिया में क्या बताया है। तो सिलिया एक दलित परिवार से संबंध रखती है और ये सिलिया दलित परिवार के होने के कारण उसके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार, उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार से अत्याचार करते उन दलित वर्ग के साथ, किस प्रकार झाड़ू तक उनको सीमित रखा जाता है। और एक बार क्या होता है कि सिलिया कई स्पोर्ट्स में अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, स्कूल से जाते हैं, लेकिन वो एक फ्रेंड के घर में चली जाती है। उसे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी रहती है और प्यास लगी होती है और जो ललिता के साथ गई रहती है तो उसके मामा मामी उसकी जात पूछते हैं। और जब पता चलता है कि दलित वर्ग से बिलोंग करती है तो पानी का ग्लास वापस कर दिया जाता है और उस पर किस प्रकार से बीतती है और वो फिर किस प्रकार से ठानती है कि जो हमारे हाथ में झाड़ू थमा हुआ है इसे हमें चेंज करना है, दलितों पे हो रहे अत्याचार, ये छुआछूत, इन सबको दूर करना है। और ये सब चेंज करने का काम, परिवर्तन करने का काम कलम ही कर सकती है। हमें अच्छा पढ़ना और पूरे समाज को हमें परिवर्तित करना, इसलिए बहुत मेहनत करके पढ़ाई करती है। और एक दिन वो एक समाज सेविका बन के आती है और एक जो सामाजिक संस्था दलित वर्ग के उत्थान के लिए और एक किस प्रकार से वो आगे बढ़ती है और दलित समाज को आगे बढ़ाती है और वहाँ भाषण देती है और वह सिलिया समाज को किस प्रकार चेंज करती है, यह सिलिया के माध्यम से बताया गया है। तो चलो हम थोड़ा पंक्तिबद्ध तरीके से देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। तो सिलिया, नानी उसे प्यार से सिलिया कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। शैलजा मतलब देवी माँ का ही नाम होता है। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी और सन 1970 की बात है। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सावली, सलोनी, मासूम, भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली सिलिया स्वस्थ देह के कारण अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी, लड़की कम से कम मैट्रिक हो। गांव के बहुत से पढ़े लिखे ब्राह्मण बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी। सिलिया की माँ, तुम्हारी सिलिया तो मैट्रिक पढ़ रही है, वह होशियार है, समझदार भी है। तुम उसका फोटो, परिचय, नाम, पता लिखकर भेज दो, तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेंगे। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। तो जो सेठी जी थे वो विज्ञापन देते हैं कि एक शूद्र वर्ण की कन्या चाहिए और वो डिमांड रखते हैं कि 10वीं पढ़ी चाहिए। तो गांव के ब्राह्मण वगैरह सब जितने भी लोग रहते हैं वो जो सिलिया की माँ थी उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। तुम यह अपनी बेटी की फ़ोटो वगैरह पूरा बायोडाटा उस विज्ञापन जहाँ भेजा गया है उस इस पर डाल दो तो इसके भाग्य खुल जाएंगे। तो सिलिया
की माँ इन सब बातों को सुनती है, फिर क्या होता है वो देखेंगे। शीला की माँ अधिक जिरह में न पढ़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। शीला के साथ पढ़ने वाली सहेलियाँ उसे छेड़ती हंसती, मगर शीला इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। तो शीला की माँ सभी के जीरे लगती है ना, किसी के मुंह नहीं लगती थी, हाँ बोल देती, हाँ भैया, हाँ दीदी, हाँ दादाजी, और सोच विचार करेंगे करके उनको चुप करा देती। और शीला को उसकी सहेलियाँ वगैरह भी छेड़ने लगी थी, हाँ उसके साथ शादी, सेठी जी के साथ शादी होने से हम बच्चे लोग भी करते हैं ना, तो उसी प्रकार से उसकी सहेलियाँ उसे उसकी मजा लिया करती थी। लेकिन शीला इन चीज़ों से अनजान थी, उसका सिर पैर उसका कुछ समझती, मतलब सिर पैर नहीं समझ पाती थी, मतलब उसके बारे में उसको कुछ भी समझ में आए, क्यों कर रहे हैं ऐसा, कुछ भी नहीं उसको समझता था। और कभी ऐसा हो भी सकता है कि वो उसे ऐसा लगता था कि एक शूद्र वर्ग के वरना एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ, सेठी जी के यहाँ, हाँ, जाने माने लोग कैसे हैं, इस प्रकार से वो सोचती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इस विषय में मैं घर में भी चर्चा होती। रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फोटो भिजवा दो, नाम पता लिखकर भेज दो। तब शीला की माँ अपने वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे, और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेंगी, न ही फिर हमारे घर की ही रह पाएंगी, न इधर की न उधर की, हमारे भी दूर कर दी, हमसे भी दूर कर दी जाएंगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हम ही उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद पालेंगी, अपनी किस्मत वह खुद बना लेंगी। तो जब सभी रिश्तेदार गांव वाले सब वो सेठी जी का प्रस्ताव इनके पास लाते थे, तो उस पर हाँ सोच विचार करेंगे बताती थी। लेकिन फिर बाद में वो जब रिश्तेदार बोलते थे कि इसकी फ़ोटो भिजवा दो, नाम पता लिखवा दो करके, तब वो सबको समझाती थी कि ये शीला है, इसको हम बड़े लोगों के हाथ नहीं देंगे, क्योंकि ये नेता लोगों का वही रहता है। जैसे इलेक्शन होते हैं, हम जात के हैं आपके, तुम कह रहा ये काम करके देंगे, वो काम करके देंगे, दुनिया भर के, और जब जीत जाते तो तुम कौन हो हम नहीं पहचानते, वैसा ही सिस्टम रहता है। तो शीला की माँ इससे सबसे परिचित थी, तो वो बोलती कि इनके चोचले यानी दिखावे है, कुछ दिन के लिए दिखावे के लिए हमने शूद्र वर्ण की कन्या से शादी कर ली, दिखाएंगे, और उसके बाद शादी करने के बाद कुछ दिन रखेंगे, पार्टीशन मतलब जैसे पॉलिटिक्स में जीत जाएंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे बच्ची को। तो हमारी बच्ची तो न घर की धोबी, वो कहावत है ना, धोबी का कुटा न घर का न घाट का, उस प्रकार से हो जाएंगे, न उसको वहाँ इज्जत मिलेंगी न इधर इज्जत मिलेंगी। और लोग तो बोलेंगे अरे इसको बड़े लोगों ने छोड़ दिए है, तो अब इसको घर में मत रखो, समाज के द्वारा भी हमें मतलब रखने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम माँ सेठी जी के पास कितना भी बड़ा रिश्ता हो उसके साथ शादी नहीं करवाएंगे। हमारी बेटी को हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और वो खुद के दम पर बहुत आगे बढ़ेंगी, और अपनी खुद की पहचान खुद बनाएंगे, और खुद मान सम्मान पाएंगी। इस प्रकार से उसकी माँ सबको कहती है। जब माँ की बातों को सुन शीला के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। शीला को वह दिन आज भी याद है, जब 12 साल की शीला डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, क्योरी, तुझे नहीं मालूम अपना कुएं से पानी भर सके हैं? क्यों चढ़ी तू कुएं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घुसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कह रही थी, ओ भाई माफ़ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी।
तो सिलिया जब 12 साल की थी, मामा के घर में गई थी, तो वो उसके मामा की लड़की ने जब जो उच्च वर्ग के लोग रहते हो या कुएं पे जो बाल्टी रस्सी प्यास लगी रही होंगी उस बच्ची मालती नाम की बच्ची को, तो कुएं पे चढ़ गई होंगी, बाल्टी को कुएं को हाथ लगा ली होंगी, तो सब उसको बोलने लगे होंगे कि इसने अछूत कर दिया, अपवित्र हो गया। तो वो जब उसके घर में कंप्लेन आई होंगी, तो मालती की माँ उसको धुस्सा मार मार के बाल खींच खींच के उसको हाथ क्यों लगाई। तो वो बच्ची अपना सर न अपने घुटनों के बीच में दबा के चिक चिक के रोते हुए बोलती कि अब गलती होगी भाई। भाई यानी अपनी माँ को कि माँ अब गलती होगी, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, इस प्रकार से कहा गया। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। वह अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी। मामी को थोड़ा शांत होता देख सिलिया ने साहस बटोरा। मामी, मैंने मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जी जी प्यास लगी है, पानी पियेंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा तो कहने लगी, अरे जीजी गर्मी की भरी दोपहर में कौन देखने आएगा, बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। तो जब सिलिया मामी का गुस्सा शांत होता देख के बोलते कि मामी, मैंने मालती को समझाया था कि अगर से इस कुएं पे हाथ लगाएंगे या पानी खींच के पियेंगे तो कोई देख लेगा तो हमें डांट पड़ेंगी। तो मालती ने कहा कि हम इतने दूर से दौड़ के आए हैं, तो और इस कड़ी दोपहर में कौन बाहर निकलता, कौन देखेगा, और अब प्यास तो इतनी जो तेज़ लगी है कि हमें पानी पीना ही है। तो मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था, मर तो ना जाती, मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसने कितनी बातें सुनाई। मामी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और बहुत देर तक मालती को कोसती रही। तो देखो, हम लोगों को भी कोई कुछ बोल देता है अपने बच्चों के कारण, तो हम बच्चों को पीटते हैं, फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वैसे ही मालती के कारण कोई आई होंगी उच्च वर्ग की कोई लेडी हो या जेंट्स हो कि तेरी बेटी ने ऐसा कर लिया, तो अपने बच्चे को हम 2-4 गिनते वैसे गिनी होंगी। जब मालती बोलती है कि मैंने इसको बोला तो नहीं सुनी करके, तो बोलते कि यहाँ से यहाँ तक आ जाती मर जाती क्या, और मर भी जाती तो अच्छा होता, इसके कारण कितने ताने सुनने पड़ते हैं। इस प्रकार उसकी मामी उसको कोसने लगती मालती को। सिलिया अपने पैरों के पास की जमीन देखने लगी। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहाँ से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर था, जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था। वह औरत बकरियों के रेवड़ पालती थी। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ बकरियों के पालने बेचने का व्यवसाय किया जाता था। गाडरी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी जाति के थे। सिलिया के मामा मामी यही रहते थे। मालती सिलिया की हम उम्र थी, मगर हौसला निडरता उसमें बहुत ज़्यादा थे। जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को खतरे का सामना करना चाहती थी। सिलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी। तो बेटा ये जो हम देख रहे हैं सिलिया और मालती है, ये गाडरी मोहल्ले के पास के कुएं के से पानी निकाले थे, और जहाँ कुएं पे गए थे उस कुएं से मालती का घर, मतलब सिलिया के मामा का घर 20-25 कदम पर ही था। तो और जो पूरा मोहल्ला था वहाँ सब जो लेडी आई थी वहाँ अपवित्र कर दिया बोलने वाली वो औरत बकरियों का रेवड़, यानी बहुत सारी बकरी एक साथ रहती भी, तो वो रेवड़ लेकर पालती हुई आई थी। और वहाँ पूरे गार्डन मोहल्ले में सबके घरों में भेड़ बकरियाँ पालने बेचने का व्यवसाय था। और उस गाडरी मोहल्ले में 8-10 घर के भंगी जाति के लोग रहते थे। भंगी मतलब पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें जो भंगी यानी बेटा
जो मेहतर साफ सफाई का काम करते हैं, जिनके हाथों में झाड़ू रहती है, मतलब सफाई का काम करने वाले एक हिसाब से हम कह सकते हैं सफाई कर्मी, उन्हीं को भंगी। तो वहाँ जो गाडरे मोहल्ला था वहाँ भंगी समाज के लोग भी रहते थे, 8-10 घर के। और उसमें वो जो उसकी मामा की लड़की थी मालती, ये थोड़ी मालती और सिले हम उम्र थे, मतलब एक ही उम्र की थी। लेकिन जो मालती का हौसला था वो बुलंद थी। जिस काम को मनाही करने मतलब करने से हिदायत दी जाती कि इसको नहीं करना है, वो जानबूझ के उस काम को करती थी। और सिलिया एकदम सरल स्वभाव की शांत आज्ञाकारी लड़की थी। मालती को रोते देखकर उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते, फिर वहाँ जाना ही क्यों। वह बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी, अरे बाई दौड़ी री, जा मोड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है, हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दे जाने। और मामी को डांटते हुए उसने कितनी बातें सुनाई थी। क्यों भाई, जय सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को, एक दिन हमारे मुंह पर मुतने की कह देना। तुम्हारे नज़दीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म कर्म नहीं है, कर मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, बाई माफ़ कर दो, इतनी बड़ी हो गई है मगर अकल नहीं आई इसको, कितना तो मारू हूँ फिर भी नहीं समझे। और मामी वही से मालती को मारती हुई घर लाई थी। बेचारी मालती। सिलिया सोच रही थी भगवान उसे जल्दी अकल दे देगा, अब वह ऐसे काम नहीं किया करेंगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में सिल्या ने भी भाग लिया था। अपने सहपाठियों और कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी। आसपास के अनेक गांवों के विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेने आए थे। दूसरे दिन सिल्या की स्पर्धाएं आरंभ में ही होने से जल्दी खत्म हो गई। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और उनकी खो खो टीम भी उसी के कारण जीती थी। खेल कूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही उससे पूछा था, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो, हमें पता बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। सिल्या मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के कारण वह कुछ नहीं बता पाई। उसने संकोच के साथ कहा, मुझे यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता, तुम इसे भी अपनी बहन के घर ले जाओ, शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वहाँ आराम कर लेंगे। तो हमने देखे कि वो बकरी वाली किस प्रकार से मालती की माँ को डांटती है, भला बुरा कहती है। मालती की माँ भी उसको झपेटते हुए घर लेके आती है और उसकी मार मतलब मालती की माँ उसको मारती है। तो सिल्या सोच रही कि भगवान इस मालती को जल्दी अक्ल दे और ऐसे कोई गलत काम न करे जो हमारी अछूत जात है, मतलब सफाई कर्मी की जात है, तो जो हमें बंधन है वो न करे, ऐसी अक्ल दे, यही सोच भगवान से वो प्रार्थना करती है। फिर एक समय की बात है कि जो सिल्या 5वीं कक्षा में टूर्नामेंट में, जैसे गांव में टूर्नामेंट जाते रहते हैं, तो वैसे खो खो कबड्डी वॉलीबॉल रनिंग ये सब टूर्नामेंट जाते हैं, गांव में अक्सर होता है। तो स्पर्धा में सिल्या भी गई थी और सिल्या खेल कूद में बहुत अच्छी थी। अपने उसके साथ सहपाठी मतलब उसके क्लासमेट वगैरह, जैसे खो खो में 9 टीम, कबड्डी में 7, ऐसे सब टीम के साथ। और एक शिक्षक भी थे, शिक्षक का नाम था गोकुल प्रसाद। तो वो उनकी स्पर्धाएँ आरंभ में ही होगी, तो ये जल्दी फ्री हो गए। तो
वो और सब में वो फर्स्ट नंबर से आई थी। सभी स्पर्धा में प्रथम क्रमांक आई थी। लंबी दौड़, कुर्सी दौड़ और खो खो की वो कैप्टन थी और उसी के कारण ही टीम जीती थी। और सबके सामने गोकुल प्रसाद ने उस शीला की तारीफ की थी। और इनकी स्पर्धा जल्दी हो जाने के कारण शीला से पूछते हैं कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार यहाँ होंगे या कोई जान पहचान के होंगी इस तहसील में, तो हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। लेकिन वो भंगी जाति की होने के कारण वह सर को बोलती है कि मेरा कोई यहाँ कोई नहीं पहचान वाले, ऐसा बताती है। तो जो हेमलता नाम की लड़की रहती है उसको बोलते हैं, हेमलता नाम की लड़की को बोलते हैं शीला को पता था कि यहाँ उसके मामा मामी रहती, उसको घर उनका पता ही पता था, लेकिन वो वहाँ संकोच कर देती है। तो फिर जो सर थे उनके गोकुल प्रसाद ठाकुर वो हेमलता नाम की लड़की को बोलते हैं कि तू इसे अपनी बहन के घर लेके जा और शाम को जब हम गाँव लौटेंगे तब तक तुम आराम कर लो। तो इस प्रकार से सर बोलते हैं उनको। फिर उसके बाद हेमलता ठाकुर जाति की थी। ठाकुर जाति बोले तो उच्च जाति है। शीला के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, मतलब क्लासमेट थी। उसकी बहन की ससुराल तहसील में थी, उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता शीला को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर बातें की, हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर शीला के बारे में पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है। शीला कुछ कह ना सकी क्योंकि कोई ठाकुर की बेटी नहीं थी, वो तो थी भंगी समाज की। तब वह कुछ बोली नहीं। तो हेमलता ने कहा, मौसी जी यह मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। बहन की सास उसे गौर से देखते हुए विचार करती रही। हेमलता ने बताया, इसके मामा मामी यही रहते हैं मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। तो अब सासू माँ थी जो हेमलता की बहन की, वो सब पूछताछ करती है। तो हेमलता बताती है कि इसके मामा मामी यहाँ रहते, लेकिन उसको उसका पता नहीं है। मौसी जी ने हेमलता से शीला की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी चौंक गई। फिर स्वयं को संयत करके शीला से पूछा, गाडरी मोहल्ला के पास रहते हैं? शीला ने हाँ कहकर सिर झुका दिया। गाडरी मोहल्ला के पास हमने पहले ही देखे थे कि भंगी 8-10 घर के ही भंगी लोग रहते थे। तब मौसी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के वहाँ छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी पानी का गिलास लेकर अंदर चली गई। मौसी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, फिर भी जाति का नाम सुनकर वह पानी का गिलास वापस ले गई थी। शीला को प्यास लगी थी मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। पानी मांगने पर क्या वह देने से इनकार कर देती? शीला को यह प्रश्न साल रहा था। मतलब उसे तो प्यास बहुत जोर की लगी थी, लेकिन वो जात वात जब पूछती है तो बोलते हैं कि हमारी जाति के कारण, और उसको पहले के पानी कुआं वो टच वाला पता ही, उसकी बहन मामा की लड़की, इसलिए वह शीला गिलास मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। और वो अपने आप से प्रश्न, यदि मैं पानी का गिलास मांगूँ तो इनकार कर देंगी क्या? वह मन के मन में उसका प्रश्न कुटते रह जाता है। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। शीला रास्ते पर कुटती आ रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी मांग क्यों नहीं लिया? तभी उसे याद आया, मौसी उसकी जाति के नाम से कैसी चौंक गई थी। मौसी के चेहरे का भाव उसकी आंखों में तैर गया। कितने मुखौटे चढ़ा कर रखते हैं लोग। शीला को देखकर मामा मामी मालती और सभी लोग बहुत खुश हुए थे, उससे बड़े उल्लास के साथ मिले थे। मगर शीला हेमलता की मौसी जी से मिली उम्मस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटनाएं मन मस्तिष्क में बार बार कौंध कर उथल पुथल मचा देती थी। शीला का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मुझसे वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी? और अब यह विज्ञापन, उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या शिवा समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात, यह सेठी जी महाशय का ढोंग आडंबर है
या सचमुच ही समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष है? उसके मन में यह विचार भी आता, अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेंगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही माँ के यथार्थपूर्ण अनुभवी कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना विश्वास जगा सके और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरे की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, वैसाखियों पर चलते हुए जीना नहीं। हम क्या इतने लाचार है, आत्मसम्मान रहित है? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहे? अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। सिल्या ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे पढ़ूंगी, बहुत आगे तक पढ़ूंगी, पढ़ती रहूंगी। उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें हिंदू समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, न ही कभी अपना अपमान सहन करूंगी। सिल्या मन ही मन इन बातों का चिंतन मनन करने लगी थी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी भी होंगी, शादी हो या न हो, मगर तू खूब पढ़ाई कर और इतनी बड़ी बन कि खुद को बड़ी जात के समझने वाले लोग तेरे घर नौकर रहे, बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगे। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी। अछूत कन्या से विवाह के विज्ञापन के साथ सिल्या की आंखों में वह घटना बार बार तैर जाती थी। जब प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी का गिलास एकाएक केवल इसीलिए वापस हो गया कि वह अछूत है, हिंदू धर्म का बोझ ढोते हुए भी हिंदू नहीं माने गए। प्यास ने उसे उतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने। कौन जाता है? पूछा गया यह सवाल उसके कानों में। कौन जात है? जाति के नाम पर पूछा गया सवाल उसके कानों में निरंतर हथौड़े मारता था। कुत्ता बिल्ली उस घर में बेरोक टोक आ जा रहे थे, पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया था। इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जातिगत भेदभाव की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? यह सब सोच सोचकर उसके मस्तिष्क की नसें फड़कने लगती थी। सिल्या सोच रही थी, कैसे बदला जा सकता है इन हालात को? कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकती है? और झाड़ू, कमबख्त, यह तो जानवरों से भी बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है। किसने थमा दिया हमारे जाति समुदाय के हाथों में ये झाड़ू? इस जाति में पैदा होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। यह हम कर सकते हैं। वह दृढ़ता से सोच रही थी। हाँ हाँ, यह हम जरूर कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, हीनता और दीनता के भाव तो न जाने कब के जा चुके थे। वह मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं, कलम। हाँ, कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेंगी। वह खूब पढ़ेंगी, सम्मान के साथ शिखर पर पहुंचेंगी। वह एक चिंगारी है जो मशाल बनकर अपने जाति समुदाय की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेंगी।
वह जीवन भर कोशिश करेंगी कि समाज इन सब बातों को समझे, उसके मर्म को जाने, सम्मान अपमान के भेद को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के प्रख्यात सभागृह में प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय विदुषी, समाजसेवी, कवित्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा था। मंत्री महोदय ने शाल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण प्रारंभ किया। सुंदर स्वर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तस्तरी के शीतल जल का गिलास आदर भाव से लिए खड़ी थी। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जनसमूह को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण जारी रखा। वह महिला कोई और नहीं, सिल्या थी। तो बच्चों, इसमें फिर सिल्या ने जब ठान लिया, जैसे किस प्रकार से उसके सामने आए थे एक सेठी, राजनीतिक सेठी जी का प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। जब मालती कुएं से पानी निकालती है, उसको किस प्रकार से ताने झेलने पड़ते, किस प्रकार मार खानी पड़ती है। हेमलता के मौसी के घर जाती है तो हेमलता की मौसी हेमलता को पानी देती है और सिल्या को के लिए लाया हुआ गिलास जाति पूछकर जाति के नाम पर वापस कर देती है। और फिर वो सोचते हैं कि हमारे को किसने हमारे हाथों में झाड़ू थमाया है और ये ऊंच नीच किस प्रकार का भेदभाव है और इसको सबको नष्ट ही करना है। ऐसा सोच के अपनी माँ और दादी नानी के पास कहती है कि माँ, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है कि समाज में जितनी भी बुराइयाँ है, जितने लोग मान सम्मान जाति के नाम पे करते हैं, इनको सबक सिखाना है। और दृढ़ संकल्प के साथ जब पढ़ाई करती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक राजधानी के प्रख्यात सभागृह की प्रतिष्ठित साहित्य संस्था की एक सम्मानित महिला बन जाती है और दलित मुक्ति आंदोलन के एक विदुषी के रूप में, समाज सेवी के रूप में आती है। और जब भाषण देती है और सब देखती है कि उससे बड़े बड़े ऊंचे जाति के लोग आजू बाजू बैठे हैं, एक सुशील सुवर्ण वर्ण की युवती उन्हें पानी का ग्लास लिए तत्पर है। ये सब देखती है और बोलती है कि ये कलम की ताकत ही ऐसी है कि ये जो समाज में जो बुराइयां है, ऊंच नीच का भेदभाव है, सब नष्ट करती है और वो अपने सपने को साकार करती है। और जो समाज में बुराइयां है, जो मेहतर है, जो मतलब जो सफाई कर्मी के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, उन सबको बदलने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से इस सिल्या के माध्यम से जाति के नाम पर किस प्रकार भेदभाव किया जाता है और हमारे दृढ़ संकल्प के कारण हम किस प्रकार अपनी जाति निम्न जाति में पैदा होते हुए भी हम ऊंचे ओहदे पे पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे आम्बेडकर निम्न जाति के थे, इन्होंने कितने प्रताड़ना, कितने स्कूल से भगाया जाता था, सब एक संविधान बना दिया, उसके कारण अभी सर्वधर्म संभाव है। तो हमारा जो सुशीला टागभवरे द्वारा लिखित कहानी है सिल्या, यही समाप्त हुई। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट करें। यदि आपको और अगला चैप्टर चाहिए तो हमें कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।